राजनीति में शिक्षा की आवश्यकता विषय पर आज हम प्रकाश डालने के लिए उद्यत हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें शिक्षा या विद्या बहुत आवश्यक हो जाती है कि हम शिक्षित हों, अध्ययन किए हों, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयादेव पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। तो विद्या से विनय और विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है, और उसी विद्या से विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो कहीं विद्या विवाद के लिए और कहीं विद्या विनय के लिए, ज्ञान के लिए उपयोग में लाई जाती है। विद्या से विवाद वहां होता है जहां विद्या कम और उपाधि का महत्व ज्यादा समझा गया हो, अथवा जो विद्या शब्द है वो अगर वास्तव में विद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ अथवा व्युत्पत्ति लव्य अर्थ हम जानना चाहें तो विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद्रि लाभे और विद विचारणे, ये जो चार पाणिनीय धातुएं हैं, इन चारों धातुओं से विद्या शब्द की निष्पत्ति होती है। इसी से वेद शब्द भी बना है, जिसका ज्ञानात्मक, सत्तात्मक, लाभात्मक और विचारात्मक यह अर्थ उपपन्न होता है। लाभ से तात्पर्य सांसारिक लाभ का नहीं, आध्यात्मिक लाभ का है। तो यहां पर हम व्यवहार में देखते हैं कि अगर नर्सरी में भी हमें प्रवेश लेना है तो नर्सरी में प्रवेश लेने के लिए भी हमारा मौखिक टेस्ट होता है, मौखिक परीक्षण होता है, उसके बाद नर्सरी कक्षा में हमारा प्रवेश होता है। और उसके बाद तो अपेक्षा है ही है, जैसे हम केजी में अगर जा रहे हैं तो नर्सरी कक्षा 1 में जा रहे हैं तो उससे पहले 2 में जा रहे हैं तो फर्स्ट, तीसरी में जा रहे हैं तो दूसरे की, चौथी में जा रहे हैं। ऐसे ही अगर छठी कक्षा में प्रवेश लेना है तो प्राइमरी स्कूल पास होना जरूरी है। अगर 9th में प्रवेश लेना हो तो मिडिल स्कूल की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। हाई स्कूल के लिए तो मिडिल चाहिए ही चाहिए, इंटर के लिए हाई स्कूल भी कंपलसरी है। और उसके बाद अगर हमें एमबीबीएस करना है तो इंटर में बायोलॉजी, बीटेक करना है तो इंटर में गणित। इस तरह से हर एक क्षेत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है, निर्धारित विषय है। उन्हीं विषयों के आधार पर आगे प्रवेश मिलेगा। और कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जैसे प्रशासनिक सेवाएं जो हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इत्यादि, ऐसे ही पीसीएस की जो सर्विसेज हैं, इन सभी सेवाओं के लिए आवश्यक है कि हम उनसे संबद्ध जो परीक्षाएं हैं उनको उत्तीर्ण करें। प्रशासनिक सेवा के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए यूपीएससी टेस्ट पास करना कंपलसरी है। ऐसे तो हम कलेक्टर नहीं बनेंगे जब तक यूपीएससी टेस्ट नहीं पास करेंगे, तब तक हम, वो भी अगर मोस्ट मेरिटोरियस नहीं है तो आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेरिट
माने अंकों के आधार पर हमें सेवाओं की प्राप्ति होती है, लेकिन वो परीक्षा हमें पास करनी अनिवार्य है सभी क्षेत्रों में। संस्कृत में अगर प्रथमा किया है तभी पूर्व मध्यमा में, पूर्व मध्यमा किया है तभी उत्तर मध्यमा में, उत्तर मध्यमा उत्तीर्ण किया है तभी शास्त्री में, और शास्त्री उत्तीर्ण किया है तभी आचार्य में प्रवेश मिलेगा। एक शिक्षक के लिए प्रारंभतः अगर हमें प्राइमरी स्कूल को पढ़ाना है तो बीटीसी, 9, 10th, 11th, 12th, 9, 10, 11, 12, 12वीं को अगर पढ़ाना है तो हमें बीएड, डिग्री कॉलेज में और विश्वविद्यालय में यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाना है तो नेट, स्लेट, पीएचडी, ये सब कंपलसरी है। सभी सेवाओं में, सभी वृत्तियों में शिक्षा का एक निर्धारित मापदंड है, कुछ शर्तें हैं, उनको हम जब पूरा कर लेंगे तभी उस विषय के लिए हम अर्ह बनेंगे। किंतु राजनीति में प्रवेश के लिए, राजनीति शास्त्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं, व्यावहारिक राजनीति की बात कर रहा हूं, विषय की बात नहीं कर रहा हूं, नेतागिरी की बात कर रहा हूं। ग्राम प्रधान से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक के लिए कोई शिक्षा अनिवार्य नहीं, नहीं आवश्यक है। उम्र जरूर आवश्यक कर दिया है कि 25 वर्ष पर एमएलए, एमपी, 30 वर्ष पर एमएलसी और राज्यसभा के, 35 वर्ष पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर। लेकिन इसके अतिरिक्त वहां शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। किंतु अगर किसी राजनीतिक से अगर बात किया जाए तो वो महोदय अपने आप को कबीर, सूर, तुलसी, रहीम बता करके और यह भाषण शुरू कर देंगे कि कबीर ने भी तो कोई डिग्री नहीं ली थी, रहीम ने भी तो कोई डिग्री नहीं ली थी, सूर ने भी तो कोई डिग्री नहीं ली थी। तो रहीम, कबीर, सूर ये आध्यात्मिक विषय के परिपक्व थे, सांसारिक विषयों में इनकी बहुत पकड़ नहीं थी। और राजनीति जो है ये सांसारिक विषय है, आध्यात्मिक विषय नहीं है। और सांसारिक विषय के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा तो आध्यात्मिक के लिए भी आवश्यक है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद का घ्राण शिक्षा है। तो आज आध्यात्मिक के साथ साथ सांसारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अत्यावश्यक है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम माचरणीयम माचरणीयम, शुद्ध होते हुए भी अगर लोक विरुद्ध है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो लोक का प्रतिनिधित्व करता है। वेद और शास्त्र का प्रतिनिधित्व तो करता ही करता है, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, इसके परिपोषण में हमारा पवित्रतम ग्रंथ संविधान अहम भूमिका अदा करता है। तो जैसे सभी विषयों के लिए शिक्षा आवश्यक है, वैसे ही राजनीति करने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता महसूस
की जानी चाहिए। और केवल शिक्षा नहीं, नैतिक शिक्षा। केवल शिक्षा अगर आपने ग्रहण किया है, नैतिक शिक्षा अगर आपके पास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप संसार के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यही समझ और समाज में अंतर है। समझ में पशु भी आते हैं, लेकिन समाज में पशु नहीं आता है। पशुओं का समाज नहीं हुआ करता, मानव समाज होता है। क्यों? कि वहां नैतिक शिक्षा दी जाती है, नैतिक शिक्षा का उपयोग होता है। नैतिकता क्या है? जनक ने वृष्टि न होने पर अपनी भार्या के साथ हल चलाया था, ऐसा हम अपने भारतीय अनुश्रुति में सुनते आ रहे हैं। चलाया था, नहीं चलाया था, यह प्रतीक है। यह कहा जा सकता है, कहा जाना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का, चिंतन का ढंग अलग अलग होता है। लेकिन इस बात पर कहीं किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता कि जैसे प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की, विद्या की अनिवार्यता है, वैसे ही राजनीति के क्षेत्र में भी शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए। और केवल शिक्षा की अनिवार्यता नहीं, नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए, ताकि हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। हम राजनीति में प्रवेश कर गए, लेकिन हमें कब, कहां, किसके सामने कौन सी बात कहनी चाहिए, अगर इसका बोध नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारे पास नैतिक शिक्षा की तो बात ही छोड़िए, शिक्षा भी नहीं है। और ये हमारे लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां, जिस मंदिर में बैठकर, वह मंदिर है, संसद हमारा मंदिर है, मानव मंदिर है, मानव भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का अंश सब में है। जब ईश्वर का अंश सब में है, तो जो लोग संसद में जाकर के बैठते हैं, चूंकि उन सब लोगों में ईश्वर है, और उनके उपवेशन से वह भवन भी मंदिर हो जाता है, देवालय हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे ईश्वर ही बैठते हैं। लेकिन केवल संसद में बैठ जाने मात्र से हम ईश्वर नहीं बन जाते। हमें संसद में बैठकर, देवालय में बैठकर, मंदिर में बैठकर क्या बोलना है, यह भी तो विचार करना होगा। हम किस लिए पवित्रतम इस मंदिर में जाकर के बैठ रहे हैं, हमें यह भी तो विचार करना पड़ेगा। तो मैं यह मानता हूं कि अगर शिक्षा नहीं होगी, तो मंदिर में बैठकर संपूर्ण समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए जो नीति निर्धारण किया जा रहा है और नीति निर्माण किया जा रहा है, वो सारा बेकार होगा। क्योंकि नेतागण में, खास करके उन नेताओं में, तो शिक्षा का नामो निशान नहीं है, जिन्होंने यही मान लिया कि हम सर्वे सर्वा हैं और सर्वे सर्वा को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। भाई, आप सर्वे सर्वा तब हैं जबकि आपके पास नैतिक शिक्षा है।
और आपकी नैतिक शिक्षा पूरे राष्ट्र के काम आ रही है, पूरे विश्व के काम आ रही है, तो तब आपका सम्मान होगा। और अगर कितने ही बड़े पद पर आप पहुंच जाएंगे, अगर आपके पास नैतिक शिक्षा नहीं होगा, नैतिक संबल नहीं होगा, तो पद पर पहुंच जाने मात्र से आप बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। पद तो बड़ा है, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे छाया तो किसी को नहीं मिलती। तो अगर खजूर के वृक्ष से छाया ही नहीं मिलती, तो उसके बड़े होने से क्या मतलब है? तो आप बड़े हैं, ये मैं भी मानता हूं कि आप बड़े हैं और आपका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ यह जुड़ा हुआ है कि आपको स्वयं में भी अपना महत्व आभासित होना चाहिए। मैं क्या हूं, कौन हूं, किस लिए हूं, इसका बोध तो हो। डेमोक्रेसी फॉर द, ऑफ द और बाय द, यहां तो तीन ही तरह का समास है अंग्रेजी में, बाय द डेमोक्रेसी, फॉर द डेमोक्रेसी, ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे संस्कृत में, हिंदी में और हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, तकरीबन तकरीबन सब में लोकतंत्र में केवल तत्पुरुष ही सातों समास नहीं है। लोकश्चासौ तंत्र लोकतंत्र, लोकम उद्दिश्य तंत्रम लोकतंत्रम, लोकेन कृतम तंत्रम लोकतंत्रम, लोकाय तंत्रम लोकतंत्रम, लोकात् तंत्रम लोकतंत्रम, लोकस्य तंत्रम, लोकेषु तंत्रम और लोकः एव तंत्रम यत्र। यह बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। तो यहां केवल बाय द, फॉर द और ऑफ द यह फिलॉसफी नहीं, अपितु अनेक समासों से बना हुआ लोकतंत्र जो है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कैसे समझोगे कि लोकतंत्र क्या है? इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रारंभ से लेकर के अंतिम सोपान तक, ग्राम सभा के सदस्य से लेकर महामहिम राष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण पद पर प्रतिष्ठापित होने वाला व्यक्ति अगर कबीर, सूर, रहीम और तुलसी का उदाहरण लेकर के बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही होगा। क्योंकि लोकसभा में बैठ करके, राष्ट्रपति भवन में बैठ करके केवल अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं किया जाता है, बल्कि वहां बैठ करके समाज हित में क्या हो सकता है, राज्य हित में क्या हो सकता है, देश हित में क्या हो सकता है और विश्व हित में क्या हो सकता है, ये सारे प्रतिपादन होते हैं और सबके हित को ध्यान में रख करके नए नए विधान बनाए जाते हैं। आप यह तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि संसद सर्वोपरि है भी, संसद सर्वोपरि है। तो क्या सर्वोपरि में बैठने वाले निम्नतम होंगे? सबके लिए शिक्षा चाहिए, सबके लिए शिक्षा का मापदंड निर्धारित है, लेकिन क्या संसद में बैठने वालों के लिए शिक्षा का मापदंड नहीं होना चाहिए? तो फिर वो सर्वोपरि कैसे हैं? सर्वोपरि तो आप तब हो सकते हैं, और वही अपने को सर्वोपरि कहने का अधिकारी भी है। कोई भी जो सर्वोपरि होता है वो अपने को सर्वोपरि नहीं कहता है। अपने को सर्वोपरि कहने वाला
निम्नतम व्यक्ति होता है, और निम्नतम जो व्यक्ति है वही सर्वोपरि है। महात्मा गांधी ने कभी अपने को राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित करने का स्वप्न कभी नहीं देखा था, और इसीलिए वो राष्ट्रपिता की उपाधि से समाहित हुए, सम्मानित हुए, और आज तक महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न केवल भारत द्वारा अपितु संपूर्ण विश्व द्वारा कहे जाते आ रहे हैं। एक बार पति बदला जा सकता है, और हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति बदलते ही हैं। राष्ट्र के जो पति हैं, स्वामी हैं, वो परिवर्तित हो सकते हैं 5 साल बाद, लेकिन पिता को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो मेरा यह कहना है कि हर वह व्यक्ति जो नेतागिरी करना चाहता है, जो राजनीति में प्रवेश के लिए उत्सुक है, पहले उसे शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए, नैतिक शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए, स्वयं में अनुशासित होना चाहिए, विनयी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक का मतलब यह कतई नहीं है कि किसी धर्म विशेष का वो होना चाहिए। धार्मिक का मतलब यह है कि खुद जिस धर्म का वो मानने वाला है, अनुयायी है, उसका सम्मान तो करे ही करे, उतना ही सम्मान सभी धर्मों का करे। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किया होगा, और वो भी नैतिक शिक्षा प्राप्त किया होगा। यदि नैतिक शिक्षा नहीं है तो उपाधि से भी कुछ नहीं होता है। आज बड़ा विवाद चल रहा है कि हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए हम हमारे में से किसी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, हमारे में से किसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे मेरे मित्रों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सेनापति, ये तो एक एक पद है। आपकी बहुतायत हो सकती है, और सामाजिक न्याय से आपको संरक्षण मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो यह सामाजिक दोष है, ये नेताओं की गलती है। हमारे संविधान ने तो दे ही रखा है। किंतु आपको बिना योग्यता प्राप्त किए इस तरह का महत्वाकांक्षी होना आपके हित में तो है ही नहीं, राष्ट्र के हित में भी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? जाति विशेष के कुछ लोग, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो अगर राजनीति में प्रवेश कर गए तो वो अपनी रोटी सेकना शुरू कर देंगे उस जाति के नाम पर, उस धर्म के नाम पर। उनकी अपनी कोई योग्यता है। ऐसा देखा गया है कि हस्ताक्षर करना भी लोग पद प्राप्ति के बाद सीखे हैं। तो महत्वाकांक्षा तो इतनी बड़ी है कि हम शीर्ष पद को प्राप्त करें, लेकिन यह महत्वाकांक्षा नहीं है कि हमारे अंदर शीर्ष पद को प्राप्त करने की योग्यता भी हो। आप सर्विस सेवाओं में आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन हमारा आग्रह आपसे यह है कि आप योग्यता में आरक्षण लीजिए। आप इतने, हमारे संविधान संरक्षकों की, हमारे सरकार की यह दायित्व है, यह जिम्मेदारी है कि उन समस्त लोगों को जो व्यय करने में अशक्त हैं, जो
ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको हर तरह की सुविधा दी जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाई जाए, अच्छे ट्यूटर दिए जाएं, अच्छा वातावरण दिया जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वो भी कंपटीशन के माध्यम से, योग्यता के माध्यम से उस पद तक पहुंच सकें जिसके लिए वो अपेक्षित हैं। आरक्षण के बल पर नहीं, योग्यता के बल पर। मैं आरक्षण विरोधी करते ही नहीं, लेकिन आरक्षण के चलते योग्यता का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आरक्षण इस रूप में निश्चित रूप से भरपूर मिलना चाहिए कि जो व्यक्ति स्कूल जाने में असमर्थ है, फीस देने में असमर्थ है, हॉस्टल में रहने में असमर्थ है, अच्छा कोचिंग करने में असमर्थ है, अच्छा ट्यूटर रखने में असमर्थ है, उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अच्छी से अच्छी। और हमारा यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई तो निश्चित रूप से वो किसी से कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण 30 बार खा है, क्षत्रिय 30 बार खा है, और पिछड़े और दलित और आदिवासी ये गंवार हैं, अनपढ़ हैं। ऐसा नहीं है। ये बहुत होनहार है, इनमें बहुत मेधा है, बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है। और ऐसा भी नहीं कि सारे ब्राह्मण अमीर हैं, सारे क्षत्रिय अमीर हैं। अमीर गरीब सब में है, निम्न और उच्च सब में है, शिक्षित अशिक्षित सब में है। इसलिए उन सबको, इसलिए सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं, जात्याश्रित न्याय की बात नहीं कर रहा हूं। सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अगर सारी सुविधाएं सुचारू रूपेण प्राप्त करे और परिश्रम करे तो कोई कारण नहीं कि वो किसी से पीछे रह जाए। लेकिन यह चिंतन कौन करेगा? कोई शिक्षित आदमी करेगा। राजनीति में प्रवेश करने से पहले शिक्षा की अनिवार्यता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अशिक्षित लोग, गंवार लोग राजनीति में पहुंचेंगे, शिक्षा से मेरा मतलब पीएचडी नहीं है, शिक्षा से मेरा मतलब डिग्रीधारी नहीं है, लेकिन शिक्षा से मेरा मतलब अशिक्षित भी नहीं है, गंवार भी नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है। उस व्यक्ति में सामाजिक चेतना, सामाजिक अवधारणा, किसको किस चीज की आवश्यकता है और किसको नहीं है, यह अगर बोध है तो वह शिक्षित व्यक्ति है। कब, कहां, क्या बोलना चाहिए, अगर यह बोध नहीं है तो शिक्षित भी अशिक्षित है, और अगर बोध है तो अशिक्षित भी शिक्षित है। लेकिन हम यह कह के नहीं निकल सकते कि कबीर ने कौन सी पढ़ाई की थी। आखिर आप संसद में बैठते हैं और एक तरफ आप चैलेंज करते हैं कि संसद सर्वोपरि है। तो अगर संसद सर्वोपरि है तो किस आधार पर? बैठने के नाते? आखिर बौद्धिक दृष्टिया, वैचारिक दृष्टिया, सामाजिक दृष्टिया, राजनैतिक दृष्टिया, आध्यात्मिक दृष्टिया, दार्शनिक दृष्टिया, सभी दृष्टि से आपको सर्वोपरि होना चाहिए। नैतिक दृष्टि अगर आपकी नहीं है, क्या कारण है कि कोई भिखारी विधायक बनते ही अरबों का स्वामी बन जाता है? क्या कारण है कि खाने का ठिकाना नहीं है और सांसद बनते ही 5 साल में वह खरबपति बन जाता है? तो वो नैतिक शिक्षा प्राप्त किया है क्या? यही नैतिकता है। और इस नैतिकता को अगर आप नैतिकता मानते हो, आप इसलिए थोड़ा बैठाए गए हो कि दूसरे का जो संपदा है उसको लूट करके अपना घर भरें।
आप इसलिए बैठाए गए हो कि समाज के प्रत्येक वो व्यक्ति, समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति, लाइन में जो खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति को हम आगे तक ले आवे, उस अंतिम व्यक्ति तक हमारी सारी क्रियाओं का फल पहुंचे। यह नैतिक शिक्षा है। और यह अगर आप में चेतना नहीं है, यह अगर आप में विचार नहीं है, यह अगर आप में चिंतन नहीं है, तो आप क्या करोगे? संसद में बैठ जाने से क्यों सर्वोपरि थोड़ा हो जाओगे? तो मेरा यह मानना है, मैं उन मित्रों का विरोध नहीं कर रहा हूं जो उपाधिधारी नहीं है, लेकिन हम उन मित्रों का जरूर विरोध करेंगे जो उपाधिधारी न होते हुए भी अपने को उपाधि से युक्त मानते हैं, महत्वाकांक्षा है उनकी। तो अगर महत्वाकांक्षा है तो आपके लिए भी शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए। और इसीलिए जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में शिक्षा की अनिवार्यता है, वैसे ही राजनीति में प्रवेश के लिए भी उम्र की तरह शिक्षा की भी अनिवार्यता कर देनी चाहिए। धन्यवाद।